Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 6 July of 2020 and it's a Monday today. So let's start the analysis. Before starting the analysis करने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। उनका जवाब आपको एनालिसिस में मिल जाएगा, तो आप उससे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब क्या कहते हैं, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो दवा बन रही है कोवैक्सीन, जहाँ से वायरस लिया गया था उसकी वैक्सीन बनाने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो कहाँ पे स्थित है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, जो साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? साकटेंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पे है, और क्या कहते हैं वो किस लिए बनाई गई थी, किस जानवर या पक्षी को बचाने के लिए मेनली वो बनाई गई थी, ये आपको बताना है। उस जानवर या पक्षी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप गेस भी करते हैं, गेस करके भी नाम आप बता सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमें अच्छा लगेगा आप जब कमेंट करते हैं। तो चलिए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम्स ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री, कि चाइना ने क्या कहते हैं जो भूटान बाउंड्री है वहाँ पे ईस्टर्न भूटान बाउंड्री जो है, तो क्या कहते हैं उस पर अपना क्लेम कह दिया कि वो उनके अंडर आता है, वो एरिया, वो टेरिटोरियल एरिया वो उनके अंडर आता है, ऐसा उनका कहना है, जिसमें ये साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। ऐसा चाइना का कहना है कि वो उसके अंदर आता है। इसमें वही दिया गया कि चाइनाज अटेम्प्ट लास्ट मंथ टू स्टॉप फंडिंग फॉर द साकटेंग सेंचुरी फ्रॉम द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कि लास्ट मंथ चाइना ने अपनी सारी फंडिंग साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बंद कर दी, और उसने मीटिंग में कहा कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से कहा, जो यूएन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है जीएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तो उससे कहा कि क्या कहते हैं वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और उसकी फंडिंग वो रोक दिया, इसलिए उसने कि वो उसके अंडर आता है, ऐसा वो उसका कहना था चाइना का, तो एक डिस्प्यूटेड एरिया बन गया था। चलिए देख लेते हैं साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये क्या कहते हैं त्रासीगंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू सामद्रुप जोनकर डिस्ट्रिक्ट भूटान, जो जोनकर डिस्ट्रिक्ट सामद्रुप जोनकर डिस्ट्रिक्ट भूटान पे पड़ता है। ये कंट्रीज प्रोटेक्टेड एरिया है, एक वन ऑफ द कंट्रीज प्रोटेक्टेड एरिया है ये भूटान का। इट इज़ लिस्टेड एज अ टेंटेटिव साइट्स इन भूटान टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को इंक्लूजन, ये टेंटेटिव साइट मानी जाती है जो यूएन की यूनेस्को की इंक्लूजन लिस्ट में आती है, उसमें ये है। ब्लैक ड्रम मैगपाई, ये साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इसी के लिए मानी जाती है कि जो ब्लैक ड्रम मैगपाई है, ये जो ये पक्षी है, इसी के लिए इसी को बचाने के लिए बनाई गई थी ब्लैक ड्रम मैगपाई। देखना है कमेंट सेक्शन में किसने किसने जवाब दिया है। साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज क्रिएटेड इन पार्ट टू प्रोटेक्ट द मिगोई, a yeti-like cryptid whose existence has not scientifically confirmed but in which the local population strongly believes, कि यही जो मिगोई है इसी का कहना है कि यही इसी की पॉपुलेशन को बचाने के लिए ये बनाई गई थी, और इसकी लोकल पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम है, इसलिए माना जाता है कि वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वहाँ के लोकल लोग हैं उनका मानना है कि वो वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करती है। द मिगोई आर बिलीव टू हॉन्ट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एरिया, कि वो कहते हैं जो ऐसा कहना है कि मिगोई जो हैं वो हॉर्न करते हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एरिया सेंचुरी का वहाँ पे। चलिए देख लेते हैं अब जीएफ के बारे में, द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसे क्या बनाया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट में, टू हेल्प टैकल प्लैनेट्स मोस्ट प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, कि जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स है पूरे प्लैनेट में हमारे, क्या कहते हैं जो प्रिजर्व कर सकते हैं, जो प्रिजर्व करने के लिए है, जो क्या कहते हैं जो एक्सटेंट हो रही हैं उनको बचाने के लिए, जो जानवर हो रहे हैं तो उनको बचाने के लिए बनाया गया था। इट इज़ एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ 183 कंट्रीज़, इसमें 183 कंट्रीज़ की ये पार्टनरशिप है, ये जीएफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन द प्राइवेट सेक्टर डेट एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, ये ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ को डिस्कस करता है और एड्रेस करता है। The GEF funds are available to developing countries and countries with economies in transition to meet the objectives of the International Environmental Convention and Agreements, कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिक्स में जो जिनको दिक्कत है, इकोनॉमी जिनकी कम है,
उनको ये फंड प्रोवाइड करती है जिससे वो अपने इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम आ रही है उनको क्योर कर सके और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। द वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज अ जीएफ ट्रस्टी, इसका एक वन ऑफ द ट्रस्टी जीएफ का वर्ल्ड बैंक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द जीएफ ट्रस्ट फंड, जो देखता है जीएफ का ट्रस्ट फंड देखता है। इट इज़ अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन, ये 5 मेजर जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन उनके लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में वर्क करता है। पहला है द मिनामोटो कन्वेंशन ऑन मरकरी, दूसरा है द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पीओपीज, तीसरा है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूएनसीबीडी, फिर आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी, फिर आता है लास्ट की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन है जो जिसके लिए जीएफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में वर्क करता है। चलिए देखते हैं अब अगली न्यूज़। स्टूडेंट्स इन लिम्बो एज यूजीसी से येट टू डिसाइड ऑन फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स, जैसे हमने देखा कि कुछ 7 स्टेटों ने अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए कि कोई एग्ज़ाम उनके यहाँ नहीं होगा, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के, ऐसे 7 स्टेट्स ने कर दिया। लेकिन अभी भी यूजीसी की रिपोर्ट आना बाकी है, उनकी डिसीजन आना बाकी है कि वो क्या करेंगे। बाकी स्टेट उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें वही बात की गई है कि अभी भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, तो उसी के लिए स्टूडेंट्स जितने हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उसका। चलिए देख लेते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये क्या कहते हैं, एक स्टैचुटरी बॉडी है जो 1956 में बनी थी। कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन देखने के लिए कि उनके कोऑर्डिनेशन देखने में, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस उनका देखने के लिए बनाई गई थी। ये पहले बनी थी यूजीसी 1946 में, जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस वक्त की थी, जो अलीगढ़, बनारस और दिल्ली थी, उनको देखती थी। फिर 1947 में एक कमेटी बनाई गई कि इसके और जो यूनिवर्सिटी उस वक्त एग्जिस्ट करती थी कंट्री में, उनको भी इसमें जोड़ा गया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या कहते हैं, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था उसने 1948 में एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में, उस एस राधाकृष्णन उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थी उसके तर्ज पर इंडिया का भी यूजीसी बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसलिए ये 1956 में फिर से इस्टेब्लिश किया गया। नवंबर 1956 में एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके बाद ये एक स्टैचुटरी बॉडी बन गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में उनको एक रिकॉग्निशन देता है। इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस इन इंडिया, ये ग्रांट्स देता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो इंडिया में है। ये स्कॉलरशिप देता है जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको, ज़रूरतमंद है उनको। कन्फर्मिटी टू इट रेगुलेशन बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, और देखता है कि जितने भी उसके रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो हो रहे हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के द्वारा कि नहीं, इसको भी ये कंफर्म चेक करता रहता है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। उड़ीसा जीएसटी कलेक्शन फॉल्स ड्यू टू स्लो डाउन, कि जैसे हमने देखा कि ये उड़ीसा का जीएसटी कलेक्शन काफ़ी डाउन हो गया, काफ़ी स्टेट्स का हुआ है, इंडिया का भी, इंडिया टोटल जीएसटी कलेक्शन काफ़ी डाउन हुआ है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ज़्यादा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है जीएसटी, ये ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जीएसटी को देख लेते हैं। इट इज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे आर्टिकल 279A के द्वारा बनाया गया था। ये रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में 101 अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 2016 में, उसके द्वारा इसे लाया गया था। इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके अदर मेंबर होते हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये सब इसके मेंबर होते हैं। ये एक फेडरल बॉडी होती है जो सेंटर और स्टेट दोनों में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रखती है। एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन, कि एक हर डिसीजन जो इसका होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो सारा एक मीटिंग द्वारा किया जाता है, उसमें मेजॉरिटी देखी जाती है 3/4 की मेजॉरिटी, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है।
चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल देखते हैं। एट ले 3 मैसेजेस। एट ले पीएम मोदी हैज़ डिफरेंट मैसेजेस फॉर इंडिया, चाइना एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी। कि जैसे हमने देखा कि अभी हमारे पीएम मोदी गए थे, ले गए थे, निम्मू गए थे, जो क्या कहते हैं लेह में पड़ता है, लद्दाख में। तो वहाँ गए थे और जिससे क्या कहते हैं जो वहाँ पे सोल्जर्स अभी भी हैं और जिन घायल हुए थे उस इंसिडेंट के बाद जो 15 जून को हुआ, उनको अंदर मोटिवेशन हुआ है और वो क्या कहते हैं उनके ऊपर कोई दबाव ना पाए, उनको क्या कहते हैं जोश भर पाए उनके अंदर, तो इसलिए वो गए थे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने इसमें वही लिखा है कि इन ए स्पीच टू सोल्जर्स एट नीमू ही एड्रेस डिफरेंट ऑडियंस एज वेल विद द ग्रेट बिगेस्ट मैसेज फॉर द चाइनीज़ लीडरशिप वेरी सैड दैट, जो क्या कहते हैं उन्होंने सारे सोल्जर्स और क्या कहते हैं पूरी दुनिया के लिए अपनी स्पीच में बताया कि ये क्या कहते हैं एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर, कि विस्तारवाद की कहते हैं जो एज था वो ख़त्म हो चुका है, अब आया है एरा ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद की बारी है। और विस्तारवाद ख़त्म हो गया है, अब विकासवाद की बारी, अब हमें विकास करना होगा, इवोल्यूशन करना होगा, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने यही कहा अपनी स्पीच में और लोग सोल्जर्स के अंदर जोश बढ़ा, ऐसा उनका कहना था। He addressed the soldiers themselves as he spoke of the valor of them who have engaged in the clashes along the LAC, including the Galwan formation in which 20 Indian soldiers were killed. इसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने उन सोल्जर्स से भी बात की जो घायल हुए थे उस कहते हैं इंसिडेंट में, गलवन वैली वाले में, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए, उसमें भी उन सोल्जर्स से भी बात की जो घायल हुए, जो इंजरी है जिनके उनसे भी उन्होंने बात की। इसमें ये भी लिखा है द कंट्रास्ट इन स्टोन फ्रॉम जस्ट 2 weeks ago when he reassured the nation that neither has anyone transgressed or nor is anyone inside Indian territory, indicating that the situation far more serious than was previously understood. कि जब उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले जब उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी क्या कहते हैं इंडियन टेरिटरी को नहीं ले रखा है, किसी के अंडर नहीं है, पूरी इंडियन टेरिटरी फ्री है इस वक्त, कोई बाहर का कोई और कंट्री वाला नहीं ले रखा है, तो उस वक्त लगा कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अब लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे पहले लग रहा था जब उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं बाहर, लेकिन अब लग रहा है कि ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। पूरे एडिटोरियल में यही दिया है, उनकी स्पीच के बारे में पूरे एडिटोरियल में बात की गई है। चलिए देखते हैं अगला एडिटोरियल। श्योरली इफ इवन इफ स्लोली देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 बट कैन नॉट बी हैस्टेंड इनटू बीइंग, कि एक क्या कहते हैं वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कोविड-19 के लिए, कि कोविड-19 को क्योर ढूंढने के लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम जल्दी करें कुछ काम और उसको भूल जाए लोगों के लिए, कि लोगों के हेल्थ इश्यूज़ के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। इसमें वही बात की गई है। जैसे हमने देखा कि अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो बॉडी है, चलिए पहले देख लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बॉडी के बारे में, उसके बाद आगे का एडिटोरियल देखेंगे। ICMR ये एपेक्स बॉडी है जो देखती है फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल बॉडी है। इसमें फ़ंड आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर से इसमें फ़ंड आता है। इसके 26 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो हेल्थ टॉपिक्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डायलिस डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, एड्स, मलेरिया, काला आजार, इन सब पर वर्क करती है नेशनल इंस्टीट्यूट्स। और इसके 6 रीजनल इंस्टीट्यूट भी होते हैं, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर्स, जो क्या कहते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं और उनका क्योर ढूंढने के लिए वर्क करते हैं। कुछ ही पार्ट में, जैसे जो किसी जोग्राफिकल पार्ट में एक कोई डिसीज़ उत्पन्न हुई है, उससे काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए भी ये दवाई ढूंढते हैं। द काउंसिल रिसर्च प्रायोरिटी कोइंसाइड विद नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी सच एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, फर्टिलिटी कंट्रोल। इसकी जो काउंसिल है ये नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ इसके भी अंदर आती है, जो नेशनल पूरे नेशन में फैल रही हो बीमारी, उसके लिए भी ये लोग वर्क करते हैं। जो छोटे छोटे से बढ़कर बड़ी डिसीजेज बन रही हैं उनके लिए भी ये वर्क करते हैं। इसमें ये कहा गया है, जैसे ICMR ने जो हैदराबाद भारत बायोटेक लिमिटेड है उसके साथ मिलके जो एक वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन, और कहा गया है कि उसका ह्यूमन ट्रायल होने के बाद वो 15 अगस्त तक रेडी हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो उसमें यही कहा गया है इस एडिटोरियल में कि आफ्टर पब्लिक अप्रूवल द एजेंसी क्लैरिफाइड इंटेंट वाज टू इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ urgency given the pandemic and that there was no plans to deviate from the rule book on vaccine development.
However, there was no rationale extended for the whether date August 15 cropped up. कि उन्होंने कहा कि ये हम लोग ने कि लोगों के अंदर दिक्कतें करने के लिए नहीं किया है, हम लोग ने अर्जेंट देखने के लिए किया है कि देखा है कि कोरोना वायरस के कारण कितने लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और इसकी कितनी ज़्यादा अर्जेंसी है इस वैक्सीन की, इस कोरोना वायरस की। तो उसके लिए इसे किया गया है। हमने उसके कुछ रूल बुक जो है वैक्सीन डेवलपमेंट उसको कुछ डिवेट करे हैं उससे, लेकिन तब भी हमने लोगों के लिए ही सोचा, ऐसा इनका कहना है। और अगस्त 15 कोई डेट प्रॉपर हमने इसलिए ना चुनी, कोई इंपॉर्टेंट इशू के कारण हमने नहीं चुनी है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमने ड्रग यूज़ किया रेमडेसिविर और फेविपिराविर, डिस्पाइट लिमिटेड एविडेंस ऑफ सक्सेस हैव मेड इट टू द बिसाइड ऑफ पेशेंट। जैसे हमने देखा कि बहुत ही सक्सेस का बहुत कम रेट है उन दोनों ड्रग्स का, लेकिन तब भी हमने उसे पेशेंट्स के लिए यूज़ किया है, इसमें वही बात की गई है। इन सम केसेस द होल वायरस की वैक्सीन बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों के लिए, जैसे 3 तरह के लोगों के लिए, जैसे जो लोग पूरी तरह से वायरस से इफेक्ट हैं, या जो लोग जिनका वीक हो चुके हैं, जिनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या तीसरे लोग जो क्या कहते हैं बहुत हेल्दी हैं लेकिन उनके भी हो सकता है उनके अंदर कोरोना। इन 3 लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन बनना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह भी कहा गया वैक्सीन कैंडिडेट शुड नॉट सिकेन अ हेल्दी पर्सन, कि ये वैक्सीन जो बने वो इसके जो ले कैंडिडेट वो किसी हेल्दी पर्सन को डैमेज ना करे, तो ऐसा देखना होगा। इसमें यह भी कहा गया वैक्सीन मस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम जस्ट इनफ टू डिकेट इट टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, कि क्या कहते हैं ये वैक्सीन जो बने ये इम्यून सिस्टम को डैमेज ना करे और ज़्यादा बढ़ाए और क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनाए जिससे ये कोरोना वायरस भाग सके। इसमें वही बताया गया है कि कोवैक्सीन इज डेवलप फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ सार्स कोविड-19 आइसोलेटेड एट NIV, कि जो कोवैक्सीन बनी है वो जो एक कोरोना वायरस का स्ट्रेन लिया गया था जो NIV से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में है। मैंने कमेंट सेक्शन पूछा था कि ये कहाँ पे है, ये पुणे में है। आप कमेंट सेक्शन में देखना है किसने किसने जवाब सही दिया है। द बेस्ट स्ट्रेटजी इन द midst ऑफ सक्सेस इज टू मेंटेन एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोसीड श्योरली इवन इफ स्लोली, कि इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि हमें अच्छे तरह से काम लेना है और पूरे ट्रांसपेरेंट वे में काम करना है और क्या कहते हैं कि सही राइट मैनर में काम करना है। धीमे करना है करें लेकिन अच्छे वे में करें और पूरा कि उसके रिज़ल्ट सही पॉजिटिव आए, तो ऐसा हमें काम करना है। इस पूरे एडिटोरियल में इसको बताया गया है। फिर अगला एडिटोरियल आता है इंडिया मस्ट नॉट कास्ट एंकर इन एंक्रिया लेक्सी। ये एनरिका लेक्सी क्या है देख लेते हैं चले एडिटोरियल में। ये पूरा इंसिडेंट वही मैरीन वाला है कि मैरीन के कारण क्या कहते हैं जो एक मैरीन थी एनरिका लेक्सी, इसमें वही बताया कि जो इटालियन मैरीन थी जिसने पिंक एंड वैलेंटाइन नाम के 2 फिशरमैन को जो अपने वो बोट सेंट एंटनी में जा रहे थे उनको क्या कहते हैं मार दिया उन लोगों को। अगस्त 15 2012 के इंसिडेंट है जो इंडियाज़ कॉन्टिजियस जोन में थे, जो इंडिया जोन में थे 20.5 नॉटिकल माइल फ्रॉम द केरला कोस्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू कितने किलोमीटर होता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो वो 20.5 नॉटिकल माइल्स दूर थे केरला कोस्ट से, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई उन मरीन्स के द्वारा। तो इसमें वही बात की गई है कि जैसे हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ द सी है, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी के अंदर बनाया गया ट्रिब्यूनल, उसने कहा कि ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ उन्होंने अब वो पूरा डिसीजन इटली के ऊपर दे दिया है कि इंडिया अब उस पर कोई नहीं रूल कर सकता। और जैसे इंडिया का कहना था कि वो पूरा केस अपने अंडर करना चाहता है और अपना हाईएस्ट सुप्रीम जो कोर्ट है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर उसका ट्रायल करना चाहता है, ऐसा उसका कहना था। लेकिन इस ट्रिब्यूनल ने उसे छोड़ दिया और कहा कि वो इटली पूरा उस पर डिसीजन लेगी, ऐसा उनका कहना था। इसमें यह भी कहा गया है एज अ गुड इंटरनेशनल सिटीजन इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द ट्रिब्यूनल्स अवार्ड, नाउ इट मस्ट इंश्योर दैट इटली फुली ऑनर्स इट, द मैटर रिमेन्स ओपन, कि एक अच्छा इंटरनेशनल सिटीजन होने के नाते इंडिया ने ट्रिब्यूनल का क्या कहते हैं जो बात ऑर्डर आया उसको माना, लेकिन अब देखना है कि इटली कितना ज़्यादा उसे ऑनर करता है और इस डिसीजन के ऊपर उन मरीन के ऊपर क्या डिसीजन लेता है, इसका इंडिया को देखना है। चलिए देख लेते हैं यूनक्लोज के बारे में। यूनक्लोज
जो यूनक्लोज है वो 1982 में बनाया गया था। लॉ ऑफ द सी डिवाइड्स मरीन, ये कहते हैं डिवाइड करता है मेन जोन्स को, जो एरियाज़ हैं मरीन एरियाज उनको, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंजेस्टेड जोन्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। चलिए एक फ़ोटो से देख लेते हैं पहले। ये लैंड है, इंटरनल वाटर्स इतने आते हैं, फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल सी आता है जो नेशन एयर स्पेस के अंदर आता है, वो नेशन के अंदर आता है। ये बेस लाइन है, बेस लाइन के इधर ये टेरिटोरियल सी है, और इस लाइन के बाद ये कंटेजियस जोन आता है 12 नॉटिकल माइल तक। फिर उसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। फिर उसके बाद आगे हाई सीज आता है। तो ये आपने देख लिया। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स, इंटरनल वाटर्स जो क्या कहते हैं लैंडवर्ड साइड में होते हैं बेस लाइन के, उनको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, फिर टेरिटोरियल सी क्या होते हैं, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं बेस लाइन से। क्या कहते हैं, एक नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर, इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर और 1.1508 लैंड माइल्स। कंटीजियस जोन होते हैं 24 नॉटिकल माइल्स तक, क्या कहते हैं बेस लाइन से। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होते हैं जो उसके आगे जाने पे होते हैं। फिर हाई सीज होते हैं। तो ऐसे हमने फ़ोटो से देख लिया। अब चलिए देखते हैं अगला एडिटोरियल। री-enfranchise द फॉरगॉटन वोटर, देयर मस्ट बी द पॉलिटिकल विल टू assure इन द वन नेशन वन वोटर ID टू इंश्योर बैलेट पोर्टेबिलिटी। कि क्या कहते हैं इस एडिटोरियल में कहा गया है कि वन नेशन वन वोटर ID भी होना चाहिए, जिससे हर किसी को वोट करने का चांस मिले। इसमें वही बात की है कि ECI ने, जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस के कारण जो 65 के ऊपर के एज के हैं और उनके लिए वोटिंग करने के लिए पोस्टल बैलेट सिस्टम कर दिया है इस कोरोना वायरस को देखते हुए, जो पहले सिर्फ डिसेबल सिटीजन्स के लिए था। डिसेबल सिटीजन्स या जो 80 साल के ऊपर लोग हैं उनके लिए था ये। इसमें हम वही कहा गया कि जैसे हमने देखा कि जो माइग्रेंट्स से इंटरनल माइग्रेंट जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो इधर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे थे कोरोना वायरस के बाद, हमने देखा कितनी हार्डशिप थी उनके अंदर और कितनी दिक्कतों के बाद जा रहे थे। इसमें वही कहा गया कि जो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स है वो 13.9 करोड़ हैं, ऐसा 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। जो क्या कहते हैं जो ट्रैवल करते हैं इंडिया में पूरा के लिवलीहुड के लिए, क्या कहते हैं वर्क करने के लिए, अपनी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पूरा वर्क करते हैं वो लोग पूरी तरह से, कि अपना अच्छे से जी सकें, अपनी लाइफ जी सकें। और लेकिन वो अगर छोटा सा भी छोटा वर्क करते रहते, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं जाना चाहते, अपने नेटिव विलेज नहीं जाना चाहते टाउन, कि अगर उनका वर्क कंप्लीट हो जाए या वर्किंग सीज़न भी ख़त्म हो जाए तब भी वो वापस नहीं जाते, ऐसा लोग कहना है। इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा है कि जो बाहर चले जाते हैं वर्कर्स वो वापस नहीं जाते, अगर वोट का समय भी हो, इलेक्शन का समय हो, तब भी वो नहीं जाते वापस वोट करने के लिए। तो उनके लिए हमें ये वन नेशन वन वोटर ID कार्ड करेंगे तो उससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसमें वही बताया कि इंडिया में इस वक्त 91.05 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से 2019 में 67.4% लोगों ने वोट किया था। नेशनल इलेक्शन सर्विस का मानना है कि 10% ऑफ रजिस्टर्स, जो 10% रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इसलिए वोट नहीं करते, उनको लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं उनका पॉलिटिक्स में, कि उनको कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं लगता, तो इसलिए वो वोट नहीं करते। लगभग 20 करोड़ लोग वोट नहीं करते। और क्या कहते हैं 3 लाख जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनमें से 1 लाख सिर्फ वोट रजिस्टर्ड है वोट करने के लिए, जिसमें से सिर्फ 25,000 लोग ने वोट किया था 2019 में। इसलिए ऐसा इसमें ये भी बताया गया है, जैसे जो सर्विस से वोटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, जो अपने होम टाउन से बाहर होते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा होती है ETBPS के द्वारा, कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, उसके द्वारा वो वोट करते हैं। और मिलिट्री वर्कर्स, मिलिट्री पर्सनल के लिए भी वोट करने की सुविधा होती है। उसी के लिए ये कहा गया है कि अब हमें आधार लिंक वोटर ID बनाना होगा, जिससे कोई भी वोटर कहीं से भी वोट कर सके डिजिटली, और उससे दिक्कत ना हो कि होम टाउन से वोट करे, वो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि इस वक्त गवर्नमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए वर्क कर रही है, जिससे कोई भी जो है तो क्या कहते हैं वो किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ले सकता है, क्या कहते हैं किसी भी शॉप से ले सकता है सामान, कहीं का भी हो,
तो उसी के लिए वर्क करें, उसी तरह हमें वन नेशन वन वोटर ID बनाना होगा। इसमें लास्ट में एक कंक्लूड किया गया, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है। वी डू नॉट हैव गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी बट वी हैव गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी हु पार्टिसिपेट। कि क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट मेजॉरिटी से नहीं बनती, हमारी गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी मेजॉरिटी से बनती है। ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट, और इसे प्लीज़ नोट कर लें। चलिए देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले देख लेते हैं, फिर आगे की न्यूज़ देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक एटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये देखती है यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस देखती है। ये क्या कहते हैं, ये कमीशन है ओनली वन इलेक्शन कमीशन बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1985 इट हैज़ बीन मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी। कि पहले इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद उसमें मल्टी मेंबर इसमें बन गए। इसका वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसका सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन भी होता है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है, जो एक IS रैंक ऑफिसर होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर 6 साल का होता है। अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स ये लोग वर्क करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज फॉर अपॉइंटमेंट। कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है वैसे इनको भी हटाया जा सकता है उसी वे में, इसमें वही बात की गई। फंक्शन देख लेते हैं। ईट प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी जनरेट करते हैं। ये देखते हैं कि इलेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, इन सब पे ये वर्क करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इशू कंपलसरी लाइसेंस फॉर जेनरिक रेमडेसिविर, ऐसा CPIM का कहना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि क्या कहते हैं, जो इशू कंपलसरी लाइसेंस रेमडेसिविर जो यूज़ हो रही ड्रग उसके लिए ये करना। रेमडेसिविर को देख लेते हैं। रेमडेसिविर US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रेमडेसिविर को कोविड पेशेंट के लिए यूज़ करना चालू कर दिया। इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है कि इसे यूज़ किया जाए। इसे बनाया गया था 2014 में इबोला के समय US बेस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा गिलियड साइंसेज ने बनाया था इसे, जब उस वक्त उसको मर्स और सर्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कोरोना भी उसी का एक पार्ट है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। ये क्या कहते हैं, ये कोरोना वायरस को रेप्लिकेशन के समय ही रोक देता है। ये रेमडेसिविर ड्रग जो है, ये द वायरस क्रिएट्स कॉपीज ऑफ इट्स, ये कई कॉपी बनाता है वायरस, इसलिए इसे रेप्लिकेशन के समय रोकना ही काफ़ी अच्छा स्टेप माना जाता है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। क्वारंटाइन मस्ट बिफोर मैरिज, कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने कह दिया कि शादी से पहले 14 दिन का आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। फिर आता है PM केयर्स फंड्स ओपेसिटी रिस्किंग लाइफ्स। जैसे हमने फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे, पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे, इससे पहले इस वक्त सोनिया गांधी हैं, उससे पहले जो राहुल गांधी थे कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि PM केयर्स फंड जो है उसे पूरी तरह से ओपेसिटी उसमें आनी चाहिए, क्योंकि जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही है, और देखना होगा कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है। चलिए देखते हैं PM केयर्स फंड। ये एक फ़ंड है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके PM चेयरमैन है और इसके और मेंबर है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें छोटे छोटे डोनेशंस से लोगों के ये एक बड़ा डोनेशन बन सकता है, जिससे लोगों के लिए हेल्प हो सकता है, ऐसा PM का कहना है। ये contribution to PM cares fund will call as CSR represented. The Ministry of Health clarified the contribution by companies toward PM will count towards mandatory corporate social responsibility expenditure. कि जो कोई भी फंड करता है कोई भी कंपनी इसमें PM केयर्स फंड में, तो वो एक CSR एक्सपेंडिचर के रूप में यूज़ हो सकता है, ऐसा इनका कहना था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।